صحیح. अस्सलामुअलैकुम टीचर्स ट्रेनिंग फर्म की जानिब से खुश आमदीद। इस वक्त हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, नर्चरिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ट्रांसफॉर्मेटिव रोल ऑफ स्कूल्स। तो सर अमानला ने काफ़ी डिटेल में डिफरेंट एंगल से बात की। अब मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्ट सर अमानला से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर रियासत, आप बात करना चाह रहे थे? जी, मैंने जैसे अर्ज किया, मैं अभी जस्ट ज्वाइन किया हूँ, और आपका जो क्वेश्चन फर्स्ट जिसको मैं अंडरस्टैंड कर सका वो है कि क्या हम जो बच्चों को ग्रेड्स के लिए पढ़ाते हैं सिर्फ वही काफ़ी है या कुछ और भी होना चाहिए? क्या मैं एम आई राइट? सर जी बिल्कुल। तो उसमें मैं इस पॉइंट पे बड़ा स्ट्रांग हूँ कि अगर हम बहैसियत टीचर्स, बहैसियत वालिदैन बच्चों को मुकीद करते हैं, या ये समझ लें कि फोकस्ड करते हैं कि आपने ग्रेड्स हासिल करने हैं, तो हम उनकी लर्निंग को स्टॉप कर देते हैं। कहीं ग्रेड्स मयार नहीं है इंसानी जहानत का, इंसानी टैलेंट का अहाता भी नहीं करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है उसमें रहते हुए इंसान की जिन सलाहियतों पे काम होना चाहिए उन पे वो नज़रअंदाज हो जाती हैं, और फोकस सारा जो है टीचर्स का भी, एजुकेशन सिस्टम का भी, बच्चे का भी, वो आ जाता है ग्रेड हासिल करने पे, कहीं कोई पोजीशन हासिल करने पे, मार्क्स हासिल करने पे। तो फार मोर वाइडर देन दैट कि एक बच्चा एक इंसान की हैसियत से कर क्या सकता है, उसमें थिंकिंग कैपेबिलिटीज कितनी है, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग कितनी बताई गई हैं, उसको जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी हो रही है, वो कितना अपने माहौल से एब्जॉर्ब करता है, उसे मौके कितने दिए जाते हैं, और नॉट ओनली फॉर बुकिश स्टडीज, वो ग्राउंड में क्या करता है, ग्राउंड में किन खेलों में हिस्सा लेता है, और उन खेलों में किस तरह की चीजों में ज्यादा दिलचस्पी लेता है, स्टेज परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी अपनी रीडिंग, खुद रिसर्च स्किल्स क्या हैं, उसको कितना मौका दिया जाता है कि वो खुद कुछ डाटा कलेक्शन करे, उसको एनालाइज कर सके। मीन देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट शुड बी डन फॉर आवर स्टूडेंट्स, लेकिन वो हमारा तालीमी आपने जो बात की वही की। सर अमानुल्लाह हमारे पास है, माशाल्लाह, ही इज प्रो वीसी यूनिवर्सिटी में। तो आपको सिंस यू आर एजुकेशनिस्ट, तो आप इनसे इस रेफरेंस से कोई क्वेश्चन समझना, बात करना चाहने हो विद रेफरेंस टू लिंकेजेस बिटवीन डिफरेंट टियर्स ऑफ एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, या कोई आपका कोई क्वेश्चन हो सर अमानुल्लाह से? मुझे लगता है कि रियासत साहब ने, क्योंकि वो मेरा पहला जो मेरी टॉक है वो सुनी नहीं है, उन्होंने लेट ज्वाइन किया, तो जो बात उन्होंने की वो वही बात तो एक्चुअली मैं आपके साथ कर रहा था। और रियासत साहब मैंने यही बात की, बल्कि मैंने तो ये कहा कि भाई मेरे 46 इयर्स ऑफ जो एकेडमिक कैरियर है, मैंने आज तक किसी गोल्ड मेडलिस्ट या 4 CGPA वगैरह जो बच्चे होते हैं उनको जिंदगी में एक्सेल करते हुए नहीं देखा है। और उसकी मेन वजह यह है कि हम बच्चों को जिंदगी नहीं सिखाते हैं, हम ग्रेड्स सिखाते हैं। और उसकी वजह से बिल्कुल आपने सही फरमाया कि हम उनकी सारी सलाहियतें जो हैं वो एक्चुअली किल कर देते हैं। जज़ाकल्लाह सर। मैम सदफ है, मैम सदफ, आपको अनम्यूट कर रहा हूं, काइंडली जी अपना क्वेश्चन आप पूछ सकती हैं। जी सर, सर ने बहुत अच्छी बात की। मैं सर से ये सवाल पूछना चाहूंगी कि मुझे एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट लगता है कि जो यूनिवर्सिटी के हमारे प्रोफेसर्स हैं और जो टीचर्स हैं, अगर कोई ऐसा टास्क इनको दिया जाए कि ये महीने में 1-2 दफा किसी स्कूल में जाएं, वहां पे क्लासरूम्स को विजिट करें, उनको देखें, वहाँ के जो टीचर्स हैं उनके साथ अपनी कोई मोटिवेशन या इंस्पिरेशन शेयर करें, उन्हें बताएं कि जी दिस इज द काइंड ऑफ प्रोडक्ट दैट वी वांट। बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जहाँ उन्होंने यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशन की है, दे कम टू हायर स्टूडेंट्स डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटी, लेकिन यूनिवर्सिटी तो वो प्रोडक्ट का आप समझ लें कि उसकी रिफाइनिंग का लास्ट स्टेज है जिसपे वो प्रोडक्ट हैंड ओवर करनी है हमने सोसाइटी को, जहाँ पे एक्चुअल उसकी कंस्ट्रक्शन मेकिंग, उस आटे का गूंदना और वो प्रोसेसिंग शुरू होती है। वहां पे जो स्टूडेंट्स हैं जो टीचर बन जाते हैं, जो एमए इंग्लिश करके आ जाते हैं, लेकिन सॉरी टू से मैं एमए इंग्लिश की वजह उसको एमए इंग्लिश एमए उर्दू का नाम दूं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो ना तो लिख सकते हैं ना कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अगर ये ब्रिज
اگر ہم کسی طریقے سے بنائیں کہ اسکول کسی یونیورسٹیز کے ساتھ ڈائریکٹلی کولیبوریٹ کریں اینڈ دین دے کین بی پاتھ وے کہ وہ پرنسپل یا جو وی سی ہے یونیورسٹی کے یا جو بھی ہے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہے وہ ہر پروفیسر کے نیچے 2-3 ٹیچرس کو ایک ایز اے مینٹور بنا دیں کہ بھئی ان کو آپ نے 2 سے 3 مہینوں میں ان کی مینٹرشپ کرنی ہے, ان کو تھوڑا سا آبزرو کرنا ہے, اور ضروری نہیں کہ فزیکلی جایا جائے, الیکٹرانک میڈیم سوشل میڈیا اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. تو آئی تھنک دس از اے سجیشن. سر اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ از اٹ ڈویبل؟ بہت زبردست سجیشن ہے آپ کی, اور اس پہ صرف میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں والنٹیئر کرتا ہوں جہاں پہ بھی آپ مجھے بلائیں, اسکول میں بلائیں, کسی بھی فورم پہ بلائیں, کیونکہ یہ باتیں میں ایچ ای سی فورم پہ اور یونیورسٹی کے فورم پہ تو کرتا رہتا ہوں, لیکن یہ کہ میں اس کے لیے بالکل حاضر ہوں, اور یہ آپ کی بہت اچھی تجویز ہے کہ اسکول لیول پہ ہمارے پروفیسرز جائیں اور پھر ٹیچنگ پیڈاگوجی پہ بات کرنی چاہیے کہ کیا ہے. میں مطلب کبھی کبھی تو وہ جیسے ہوتا نا کہ دل کڑتا ہے اور وہ پھر کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میں آپ کو 1-2 چھوٹی چھوٹی مثالیں اور دوں. جیسے میں انفیریورٹی کمپلیکس پہ بات عام طور پہ کرتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں میں انفیریورٹی کمپلیکس کس حد تک جو ہے وہ سارٹ آف انڈاکٹرینیشن کر دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ہم جتنے بھی تھوڑے سے اچھے اسکول جن کو ہم کہتے ہیں, وہاں پہ جاتے ہی ہم ان کو پینٹ شرٹ اور ٹائی اور کوٹ پہنا دیتے ہیں. مجھے اس میں بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے, اس لباس پہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. مجھے پرابلم یہ ہے کہ اس بچے کو جس کو آپ نے یہ لباس پہنایا ہے, اس کو جب آپ کتاب میں پڑھاتے ہیں کہ ہمارا قومی لباس جو ہے وہ سلوار قمیض اور شیروانی, تو وہاں پہ پرابلم کریٹ ہوتا. آپ طے کر دیں کہ نہیں بھئی ہمارا قومی لباس جو ہے وہ پینٹ کوٹ ہوگا, ٹائی ہوگا, بس دیٹ از اٹ. ورنہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سپریم کورٹ کو آپ دیکھیے کہ تمام ججز جو ہیں وہ ویسٹرن ڈریس میں ہوتے ہیں, اور ان کے جو چوبدار ہیں ان کو ہم نے جنا کیپ پہنوائی ہوتی ہے, شیروانی پہنوائی ہوتی ہے, اور وائٹ سلوار قمیض پہنائی ہوتی ہے. اور یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں, یہ تمام وہ قومیں جو غلام رہی ہیں ان کے یہ مسائل ہیں. ہم ویسٹ کا ماڈل اٹھاتے ہیں, اس کو لا کے یہاں پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, چاہے وہ اسکول کا ماڈل ہو, چاہے وہ پولیٹیکل ماڈل ہو, چاہے وہ اکنامک ماڈل ہو, چاہے وہ سوشل ماڈل ہو. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک خاص ماحول کے تحت وہ ماڈل بنایا گیا تھا. وہ ماڈل ہمارے یہاں نہیں چلے گا. ہمیں اپنے ماڈلز اوریجنل تھنکنگ کے تحت بنانے چاہیے, یا ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے. ایسی بات نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے یہاں بہت سارا ٹیلنٹ ہے, اس کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے, اور میں آپ کی تجویز سے بالکل متفق ہوں. اپنے آپ کو میں والنٹیئر کرتا ہوں, جہاں پہ بھی راشد بھائی بلائیں گے یا کوئی بھی بلائے گا تو آئی ایم ریڈی. جزاک اللہ سر. anyone else کسی کا کوئی کوشچن ہو تو کائنڈلی ریز ہینڈ کیجیے گا. سر یہ جو آپ نے مائنڈ سیٹ کی بات کی, یہ تو سوائے ایک بیچارہ مولوی رہ گیا ہے جو شلوار قمیض میں ہمیں مل جائے گا. شاید ہی کوئی ہمارے پلرز جو ایک گورنمنٹ کے پلرز ہوتے ہیں ریاست کے, وہاں یہ کلچر ملے. تو جو بات تو بڑی اچھی ہے لیکن بات ہے رسوائی کی. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں اس چیز کا قائل ہوں کہ آپ یہ مت دیکھیے کہ حکومت اس کو کیسے کرے گی یا کون سا پلر اس کو کیسے کرے گا. آپ سے اور مجھ سے قیامت والے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا. مجھ سے جو پوچھا جائے گا وہ یہ ہے کہ میں نے کیا کیا. تو جس چھوٹے سے لیول پہ بھی میں کام کر سکتا ہوں مجھے وہ کام کرنا چاہیے, اور اگر ہم سب مل کے یہ کام کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ یہ تبدیلی آئے گی. میں اسکولوں کو بھی اتنا بلیم نہیں کرتا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ ہمارے پیرنٹس کا بھی ہے. اگر وہ بچہ ہوم ورک لے کے گھر نہیں آتا تو پیرنٹس اگلے دن پہنچ جاتے ہیں اسکول کہ جی آپ تو کوئی ہوم ورک نہیں دے رہے, آپ بچے کو کام نہیں کر رہے. بچہ پہلی جماعت میں ہے ابھی,
ग्रेड 1 में, ग्रेड 2 में है। वो मेरी पोतियां हैं माशाल्लाह, तो वो उनका जो बैग है वो उसके अपने वजन से ज्यादा है। तो वो अब मैं भी मजबूर हूँ, क्योंकि वो बच्चे वो है कि जी नहीं उसी स्कूल में जाना चाहिए। हालांकि मेरे नजदीक तो ये कि स्कूल में जाना कोई जरूरी नहीं है। स्कूल इज फॉर सोशलाइजिंग टाइप ऑफ थिंग, जिंदगी सीखने के लिए, इट्स नॉट फॉर ये। तो इसका मत फिक्र कीजिए कि कोई गवर्नमेंट में से निजाम तब्दील करेगा। अगर कर दे कोई तो बहुत अच्छी बात, लेकिन हम सब एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, हम इस जिम्मेदारी को समझें और इसको जिस लेवल पे हम कर सकते हैं उतना उतना हम करना शुरू करें। जज़ाकल्लाह सर, आपकी बात से मुझे सूरत तकासुर में ही है, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, लाजमन बिल्कुल उनसे सवाल किया जाएगा हर उस नेमत का। और हम सब के पास किसी न किसी डिग्री में एक गवर्नेंस है, एक रियासत है हमारी अपनी, तो जो हम कर बिल्कुल। सकते हैं वो जरूर करें। जी किसी का कोई सवाल हो सर अमानुल्लाह से, कैंडिडेट रेज हैंड कर दीजिएगा। मुझे सर लगता है सब मेरी बात से मुत्फिक हो जाते हैं, इसलिए फिर सवाल रहता कोई नहीं है। अच्छा सर, इसी से एक सवाल बनता है, खास तौर पे जी हमारे यहाँ अभी पाकिस्तान को बने 100 साल भी नहीं हुए, अभी स्टिल हमने तकरीबन 20-25 साल का सफर तय करना है। तो सही। देखिए एक हम नेशन, अब एक पाकिस्तानी नेशन की हम बात कर देते हैं, नेशनलिज्म के ऊपर, कि एक नेशन को अपनी शक्ल बनाने में, मेच्योरिटी में, क्या 100 साल काफी हैं? जो हमारे यहाँ ये क्रिबिंग होती है, जी हम इस तरह हैं, हम उस तरह हैं, क्योंकि जब हम अमेरिकन को देखते हैं तो उनके यहाँ तो सेंचुरीज लगी और फिर आज उस स्टेज पे पहुंचे। चाइनीज को देखते हैं तो हमारा सफर का पैमाना बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है और हम दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। जैसे मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि अगर तो मुझसे कोई पूछे कि बहैसियत कौम हम क्या हैं, तो मैं ये कहूँ बिल्कुल बगैर किसी उसके क्या कहना चाहिए कि एनी हेसिटेशन, कि वी आर द बेस्ट नेशन ऑन दिस प्लैनेट। हमें डायरेक्शन की जरूरत, जब भी कोई मौका पड़ा है, जब भी कोई मामला आए हैं, तो हमने उसको संभाला है और चले हैं। और जैसे आपने खुद कहा, अमेरिकन took around 300 years to become a nation, और 50s तक तो अगर आप अपने यूट्यूब या पुराने उनके देखें तो उनकी कांग्रेस में एरिजोना, टेक्सास वाले एक दूसरे को कुर्सियां उठा उठा के मारा करते थे। तो वो कौम में एक टिपिंग पॉइंट आता है जिससे वो एकदम पता चलता है कि सुपर पावर बन गई, वो वर्ल्ड वार में सुपर पावर बन गया। फिर वो सुपर पावर का जो माइंडसेट है वो नीचे तक जाता है, हर आदमी अपने आप पे फख्र करना शुरू करता है। हमारे साथ जो ट्रेजेडी हुई है, हम उस दौर में पैदा हुए हैं कि जब सोशल मीडिया, इंटरनेट और ये बहुत फास्ट है, और इस पे जैसे मैंने पहले कहा कि हम पोस्ट ट्रुथ इरा में जिंदा हैं। हम एक साइकोलॉजिकल वारफेयर का निशाना है। अगर उनकी ओबामा की एक बहुत अच्छी तकरीर है एक इंस्टीट्यूट के अंदर, और वो इसी सोशल मीडिया पे है, तो कोई 1 घंटे और समथिंग की, लेकिन उसका एक छोटा सा क्लिप किसी ने उसमें से काट के बताया। उसमें ओबामा ने बहुत सीधी सी बात की कि अगर आपने किसी कौम को खराब करना है, तबाह करना है, तो वहाँ पे इतना गंद फैला दें, इतना गंद फैला दें, इतना झूठ फैला दें कि न किसी को किसी इदारे पे एतमाद रहे, न किसी बंदे को किसी दूसरे बंदे पे एतमाद रहे, और वो आपस में इंटॉलरेंस क्रिएट हो जाए। तो उसका आखिरी वर्ड ये था कि जब आप ये कर लेते हैं तो द गेम इज वन। तो हम उस दौर में पैदा हुए हैं जहाँ पे अब शायद हमें वो 300 साल हम इंतजार कर नहीं सकते। हमें अब बहुत जल्द कुछ चीजें सोचना होंगी कि हम अपनी इक़्तिदार को वापस लाएं। और मेरे नजदीक स्कूल और पेरेंट्स, घर और स्कूल, यहाँ से आप शुरू करेंगे बच्चों को सिखाना, उनके दिमागों में वो जो खुदी है और खुद एतमादी है वो डालना। अभी तो हम उनको
अंग्रेजी सिखा के ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि उर्दू शायद कोई कमतर जुबान है, अंग्रेजी बोलोगे तो कमाल हो जाएगी। और फिर आजकल का वो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सोशल मीडिया पे, और ये जो हम मैसेजिंग करते हैं वो रोमन उर्दू में शुरू कर दी। हमारी अगली जनरेशन उर्दू पढ़ नहीं सकेगी। जब वो उर्दू पढ़ नहीं सकेगी तो हम इकबाल को कहाँ समझेंगे, गालिब को कहाँ समझेंगे, सैयद अहमद शहीद की किताब को कौन पढ़ेगा। तो ये बहुत अहम मसाइल हैं, और शायद अब वो 300 साल वाला मामला नहीं है। हम सबको मिलके जो एफर्ट हम कर सकते हैं वो करना शुरू कर देनी चाहिए, विदाउट वेटिंग कि कौन क्या करेगा। जज़ाकल्लाह सर, बहुत अहम बात की कि इसमें हर बंदे ने अपना रोल प्ले करना है एक तो, और दूसरी बात यह है कि पेशेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिस्टर नाइमा हमारे साथ हैं सर, ये कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं आपसे। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम पहले तो सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर ने बहुत अच्छी और बहुत ही पिन पॉइंट बातें की, आइडेंटिफाई किए वो इश्यूज जिनको केटर करना चाहिए, और ऑब्वियसली सर का वो एक्सपीरियंस है जो हमें आज सुनने को मिल रहा है। मैं सर की बात से सेकंड करना चाहूंगी। जब आपका सर क्वेश्चन था कि एज ए नेशन हम एक आइडेंटिटी डेवलप करते हैं तो उसके लिए इतने साल का तजर्बा या इतना ड्यूरेशन काफी नहीं है, क्यों नहीं है? तो मुझे एक मेरी छोटी सी राय है इस बारे में। अगर मैं बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट एक हजूम की, एक कौम की, एक मॉब की मेंटेलिटी में जब डिफरेंशिएट करूं और उसका एनालिसिस करूं बैक देन इन 1947 से लेके अब तक, अगर आप देखें तो एक ड्राइविंग फोर्स हमें बहुत ज्यादा कॉमन नजर आएगी। 1947 में हमने इस मुल्क को आजाद करवाया, एक अपनी एक अलग शनाख्त बनाई। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो इस बात को उससे रिलेट मैं थोड़ा सा करना चाहूंगी, कंफ्यूज्ड नेशन नहीं थे हम। जो हमारे घरों में अपब्रिंगिंग थी, वो अपनी एक जो सेंस ऑफ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी की जो डेवलपमेंट हुई थी, वो सेंस हमारे घरों में बचपन से ही आती जा रही थी। पतलून शलवार, शलवार कमीज, पैंट शर्ट, इसमें उर्दू बोलनी है या अंग्रेजी बोलनी है, ये कंफ्यूजन नहीं थी घरों में। पेरेंट्स ने बेसिक तालीम देनी होती थी कुरान की, उसके बगैर तो अगला माइलस्टोन आप अचीव ही नहीं कर सकते थे। ठीक है, वो तो एक प्री रेक्विजिट कंसिडर किया ही जाता था। उसके साथ आपको और दीनी तालीम के साथ साथ आपको दुनियावी तालीम भी दी जाती थी। और अगर आप लोग मेरी बात से ज्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं कि साथ हर बच्चे को कोई ना कोई हुनर सिखाया जाता था। सिखाया। हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा सेक्शन वो था जो इस बात पे बिलीव करता था कि अपने बच्चे को हमने तालीम तो सिखानी है, वो तो सीखता रहेगा, लेकिन कोई हुनर भी सिखाना है। और लोगों को ये पता था कि हमारी पहली आइडेंटिटी क्या है, हमारी अपनी जुबान उर्दू जो हम बोलते हैं। हमें एक मुल्क चाहिए है, हम मुस्लिम हैं, हमारा इस्लाम जो है ये हमारा अल्लाह पे वहदानियत पे एक यकीन होना, ये हमारी कुछ पिलर्स थे आइडेंटिटी डेवलपमेंट के। एक नेशन बिल्ड हुई, एक नस्ल बड़ी हुई, और उनकी एक आइडेंटिटी जब बनी तो हमने एक मुल्क ले लिया। उसके बाद जब सबको अपनी अपनी पावर्स एग्जिबिट करने का मौका मिला, नए नए सिस्टम्स आना शुरू हुए, तो समझिए कि वो जो बेसिक 3-4 पिलर्स थे आइडेंटिटी डेवलपमेंट के लिए, उसमें और बहुत ज्यादा पिलर्स जो हैं वो ऐड होने के लिए आ गए। जितने ज्यादा पिलर्स ऐड हुए उतनी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हुई, और हमें घरों से ही आइडेंटिटी, पेरेंट्स ही आप देखिए, एक मिडिल क्लास, लोअर क्लास, एक एलीट क्लास में कितना डिफरेंस आता है प्रायोरिटीज में। जब प्रायोरिटीज में डिफरेंस आता है तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि पेरेंट्स इटसेल्फ कितने कंफ्यूज हैं। उस्ताद तक तो बात बाद में जाती है, स्कूल बच्चे का कौन डिसाइड करता है? पेरेंट्स करते हैं। आप घरों में बच्चों की तरबियत कैसे शुरू करेंगे, ये पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। आपकी खुद अपब्रिंगिंग, एक नस्ल पूरी जो है उसका ब्रॉट अप इस तरह कंफ्यूज नेशन के तौर पे हुआ, उनकी अपनी आइडेंटिटी डेवलपमेंट नहीं है। बहुत सारे लोगों का 70s 80s में ख्वाब था कि जी बाहर चले जाएं, अमेरिका जाना जब आपकी प्रायोरिटी हो गई तो पाकिस्तानी की हैसियत से उर्दू जुबान को कौमी शनाख्त, लिबास को कौमी शनाख्त बनाने की बात तो कहीं बहुत पीछे रह गई। फॉर्चुनेटली अगर मैं ये देखूं सोशल मीडिया को, और आजकल जो इंटरनेट का दौर है, हर एक के हाथ में हमारे पास
بہت سارا نالج ہے ہماری ایکسیس میں ہے. تو مجھے لگتا ہے اس کا ایک پازیٹیو ایسپیکٹ بھی ہے. پازیٹیو ایسپیکٹ اس طرح سے ہے سر, بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی بھی ہیں کہ ہمارے پاس اب نا گھر بیٹھے پیرنٹس کے پاس اپنے بچوں کی, جیسا سر نے بات کی کہ ایموشنل انٹیلیجنس ان کی اسٹرانگ کریں, ان کی سوشل انٹیلیجنس اسٹرانگ کریں, ان کی اپ برنگنگ کرنے کے لیے نا آپ کو کسی سے باہر کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کی اس ساری سسٹم نالج کی ایکسیس ہوتے ہوئے نا یہ آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچے کی اپ برنگنگ کس طرح سے کرنی ہے. وہ علامہ اقبال کی والدہ تھی نا جنہوں نے اتنا ایک اسٹرانگ چائلڈ, اتنی اسٹرانگ ول پاور کے ساتھ حلال کمائی کے پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے پالا. تو وہ اقبال کی ماں کی تربیت تھی کہ اقبال جیسے بچے آئے. بچے اب صحیح. ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے بچوں کو کتنی اسٹرانگ آئیڈینٹی دینی ہے. جب ہم گھر سے یہ ایک اسٹرانگ مائنڈ سیٹ دیتے ہیں نا بچوں کو, تو پھر بچوں کو فرق نہیں پڑتا کہ اسکول میں اس کو پینٹ شرٹ پہنائی جائے گی, اسکول میں اس کی اردو کا مذاق اڑایا جائے گا. یہ جو فیئر ہوتا ہے نا, فیئر آف بینگ ججڈ بائی ادرس اور نیڈ فار اکنالجمنٹ اور اپریسیشن, یہ ہم خود انسٹل کرتے ہیں. آپ کو ایک چھوٹی سی لائیو مثال 3 گھنٹے پہلے کی دیتی ہوں. میری ایک نیس ہے, وہ رہتی ہیں چائنا. ان کا بچہ 7 ساڑھے 7 سال کا ہے. اب اس کے بچے نے جانا ہے 2nd گریڈ میں. اس کی مجھے ڈنر ٹائم پہ کال آئی کہ مجھے آپ سے ایک ہیلپ چاہیے. میں نے کہا جی کیا ہیلپ چاہیے؟ اس نے کہا میرا بچہ جو ہے نا بہت زیادہ کیئر فری ہے. میں نے کہا فار ایگزامپل, اس نے کہا آج اس کا ایڈمیشن ٹیسٹ تھا, مجھے بہت پریشانی تھی کہ میرے بچہ کیسا پرفارم کرے گا, اس کا ٹیسٹ, اور میرا بچہ وہاں ٹیسٹ دے کے آ کے بہت کھیل رہا تھا, اسے فکر ہی نہیں تھی ادھر کوئی ٹیسٹ ہو رہا ہے. میں نے اسے کہا کہ آپ کے بابا ذرا ورڈ اور پریشان لگتے ہیں اس بات پہ. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں ماما, 2 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے. اس نے کہا اس کا اتنا کیئر فری ایٹیچیوڈ ہے, پڑھتا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کو فکر ہی نہیں تھی. تو میں نے کہا آپ اس کو کیوں ٹینشن فریک بنانا چاہتی ہیں جیسا آپ خود ہیں؟ بچہ تو آپ کو لیسن دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ بہت ایک, آپ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک پاورفل, بہت ہی زیادہ کیپیسٹی والی اشرف المخلوقات بالکل را فارم میں آپ کو دے دیتا ہے. اتنی پاور آپ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کیسی نیشن ڈیولپ کرنی ہے. سر نائمہ بہن نے جس بات کی تو نشاندہی کی بڑی زبردست کی کہ پاکستان جب بنا تو ہمارے پاس ایک اسلامک اور نیشنل آئیڈینٹی تھی. ان کی اولادوں میں بیسیکلی وہاں سے ڈفرنس آیا. اس کی وجہ ظاہر ہے ہمارا سیٹوں سینٹوں کے اندر آنا اور اس کے باقی ڈالرز کا اور ایک دنیا کا امپیکٹ آیا. تو ڈو یو تھنک کہ یہ سفر ایک نیچرل سفر تھا کہ پاکستان بنا تو ایک نسل کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ تھا, دوسری نسل آئی, اس نے جو آب و تاب تھی, کیونکہ اس وقت جو برٹش امپائر یا امریکن امپائر یا رشین امپائر یہ ایک ہمارے سامنے لوگوز تھے, تو ہم نے اپنا کلچر کو چھوڑا اور مذہب سے بھی کافی دور ہوئے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ویو آ رہی ہے, لوگ اس چیز کا احساس کر رہے ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ یہ ایک نیچرل پروسیس اسی طرح ہوتا ہے یا وی آر اسٹل فالنگ بیہائنڈ فرام دا نیچرل پروسیس؟ دیکھیے میرے خیال میں ہم وہ ساری بات صرف اپنی پاکستانی قوم پہ لے آتے ہیں کہ شاید ہم نے کوئی گڑبڑ کی ہے, اور ایکچولی ایسا ہے نہیں. یہ جو آپ کا کیپٹلسٹ سسٹم ہے, یہ جہاں جہاں پہ بھی ہے, وہ چاہے امریکہ ہے, چاہے یورپ ہے, چاہے ہم ہیں, اس میں اگر آپ تھوڑا غور کریں تو تربیت کا پہلو جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا گیا ہے. اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے انسانوں کو ایک ارننگ روبوٹس کے طور پہ بنا دیا ہے. نوم چومسکی کا نام آپ نے سنا ہوگا. آج کا اگر ہم یہ کہیں کہ ایک لیجنڈ, زندہ لیجنڈ جو ہے, تو نوم چومسکی, تو وہ کارپوریشنز کے بارے میں وہ جب بات کرتا تو وہ کہتا ہے کہ they have converted us into mindless consumers. تو اگر ہم آج اپنے گھروں میں دیکھیں تو we have become mindless consumers. ہمیں چیزیں خریدنے سے فرصت ہی نہیں ملتی. اب وہ چیزیں کیونکہ ہم نے خریدنی ہے تو اس کے لیے میاں کو بھی جاب کرنا ہے, اس کے لیے بیوی کو بھی جاب کرنا ہے, اور پھر میاں کو 2 جاب کرنے ہیں, صبح کرنا ہے, شام کو اس کو کہیں جا کے وزٹنگ پڑھانا ہے, یا شام کو کچھ اسے اور کرنا ہے. تو وہ جو کام ہوا ہے اس کے اندر, اس صرف پاکستان میں نہیں,
अमेरिकन, आप उस पर जाके नेट पे जरा देखिए कि क्या डिबेट्स चल रहे हैं। ये प्रॉब्लम अब इंसानियत का प्रॉब्लम बन गया कि हमने इंसानों को इंसानियत से निकाल के रोबोटिक्स बना दिया और अब वो लगे हुए हैं। अब हमारे पास बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है, तो जब वो टाइम नहीं है तो वो तरबियत कैसे होगी? तो ये इस सारे सिस्टम का मसला है, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये है कि हमारी जो पुरानी जनरेशन है या हमारे फौरन बाद वाली जनरेशन जो है, उनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। मैं एज दादा और नाना मैं ये फील करता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है कि वो बच्चे जो मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, वो अपनी नवासी को या अपनी पोते को या पोती को ये बावर कराना कि बेटा इसको छोड़ दो, ये कैसे है। इट हैज बिकम एन एडिक्शन। वो बच्चों की एडिक्शन क्या है, आप अपने ऊपर गौर कीजिए। वी हैव बीन एडिक्टेड टू दिस। आपका मोबाइल घर पे रह जाए और आप चले जाएं दफ्तर, तो आप अपने जज्बात का अंदाजा कर लीजिए। और अगर आपका ख्याल है कि आप एडिक्ट नहीं है, तो वो जो जितनी टेंशन और जितनी एंजाइटी आपको क्रिएट होगी, वो आपको बता देगी कि आप इसके एडिक्ट हैं। इसी तरीके से हम फेसबुक के और ये ईमेल, एक ईमेल की बजाय हम कुछ 10 ईमेल बेकार की देख रहे होते हैं। तो ये जो सारा सिस्टम है, इसने घर में जो टाइम होता था उस टाइम को स्क्वीज कर दिया है, बल्कि प्रोबेबली वो सारा टाइम हमसे छीन लिया है। So what we have to do is very conscious effort to make it कि नहीं, हम वो अपना टाइम वापस लेके आए, बच्चों के साथ बैठे, बच्चों के साथ बात करें। अब भी वही बात है जो 47 में इंसान थे, वही इंसान अब भी हैं, लेकिन अब जिम्मेदारियां जरा मुख्तलिफ नौइयत की हैं सर, और वो आपने प्रोसेस लंबा नहीं। बहुत अहम बात की कि पेरेंट्स के रोल के ऊपर भी अभी हमने बात की। साजिद साहब, हमारे पास अभी 5 मिनट है। कैंडी ब्रीफ सा क्वेश्चन अगर 1 मिनट के अंदर कर दें, और सर से फिर 4 मिनट हम लेंगे कि उसका रिप्लाई कर दें। साजिद साहब। Sir, thank you very much for giving me the time. Assamese, you have chosen a very wise topic today. और इस पर तो काफी डिस्कशन। आवाज कट गई है। Is it okay now? हाँ जी, अब आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, मैं कह रहा था कि सबसे पहले तो I'm really thankful for choosing this very wise topic. मैं I can understand जो आपकी जो एक्सपर्टी है या जो आपका एक्सपीरियंस है वो speaks itself, वो आपका नॉलेज है वो बता रहा है कि माशाल्लाह आपका प्रैक्टिकल नॉलेज है ज़्यादातर। अच्छा, मैं जो कह रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है। देखिए, we assess student based on their performance. This is the dilemma with us right now. जबकि रॉबर्ट स्टेनबर्ग एक साइकोलॉजिस्ट है, उसकी डेफिनेशन है which I like most. कहते हैं learning is a relatively a permanent change. Learning is a permanent change in thoughts, behavior, and a feeling of an organism as a result of their experiences. यानी जब तक आप लर्निंग के साथ एक्सपीरियंसेस को नहीं ऐड करते, वो आपकी परमानेंट चेंज कैन मेक यू लाइफ लॉन्ग लर्नर। अच्छा, अब इसको अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो हम कहते हैं नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। अब जो मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि डू यू थिंक आवर करिकुलम इज बेस्ट सूटेड टू produce the children who are lifelong learner or lifelong learner? कहाँ प्रॉब्लम है? Where do you think the problem lies? देखिए, अहम सवाल है और ये बहुत क्रूशल उस लिहाज से लंबी बात इस पे चाहिए, लेकिन अगर मैं बहुत मुख्तसर जवाब दूं तो हम इनफैक्ट इररिलेवेंट करिकुलम जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। नॉट ओनली एट द यूनिवर्सिटी लेवल पे तो मैं बहुत बात कर सकता हूँ और उस पर मेरे कुछ लेक्चर्स भी हैं कि ये completely irrelevant चीज़ें, particularly in business administration की फील्ड में हम जो सिखा रहे होते हैं वो बिल्कुल irrelevant होता है। और मेरा अपना ख्याल ये है कि स्कूल लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो irrelevant हैं। करिकुलम डिज़ाइनिंग जो है इस पे हमें दोबारा से
बहुत एफर्ट करने की ज़रूरत है, बट अनफॉर्चुनेट पार्ट तमाम कॉलोनाइज्ड नेशंस का ये है कि हम अभी तक ज़हनी गुलामी से बाहर नहीं आए हैं। इसलिए जब भी हमने ये करिकुलम को डिज़ाइन करना है तो हम फौरन वेस्ट के किसी फिलासफर को या किसी वो जो है बूम्स टेक्सोनॉमी और फलां उसको हम उठा लेंगे और फिर उसको हम यहाँ पे नाफिज करने की कोशिश करेंगे। यही सबसे बड़ी गलती है। जब तक हम अपनी ज़हनी गुलामी से नहीं निकलते हैं उस वक्त तक हम इर्रेलेवेंट करिकुलम जो है वो पढ़ाते चले जाएंगे। 1931 में एक इंडियन फिलोसफर थे, अगर मैं उनका नाम पहला नाम गलत नहीं कर रहा, C.K. भट्टाचार्य, तो उनका नाम मुझे याद है, लेकिन वो उनका एक लेक्चर था डीकॉलोनाइजेशन ऑफ एजुकेशन पे। तो उसमें उन्होंने 1931 में ये बात कही कि जो गुलाम होते हैं वो उनका जो जहन होता है वो एक शैडो माइंड क्रिएट कर लेते हैं। वो शैडो माइंड जो है उसमें ओरिजिनल थिंकिंग खत्म हो जाती है। वो अपने जो कॉलोनियल मास्टर्स हैं उनका कोई मॉडल उठाते हैं और वो समझते हैं कि ये शायद हमने ये जो है वो मॉडल तरतीब दिया है, हालांकि वो होता नहीं है। वो वहाँ का बारोड होता है और उनका शैडो माइंड इस तरीके से काम कर रहा होता है कि जैसे ओरिजिनल माइंड काम कर रहा हो। तो मुझे डर ये है रियासत साहब के अभी तक हम ज़हनी गुलामी से नहीं निकले हैं। तो ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, तमाम कॉलोनाइज्ड नेशंस का ये इशू है। और जब तक हम ज़हनी गुलामी से नहीं निकलेंगे उस वक्त तक बात बनेगी नहीं। अल्लामा इकबाल ने बड़ा खूबसूरत इसको कहा था, जो था नाखूब बतदरीज खूब हुआ। जो था नाखूब बतदरीज खूब हुआ, गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। तो हमारा ज़मीर बदल चुका है, इस पे बड़ी एफर्ट की ज़रूरत है। हम सब मिलजुल के करेंगे। आई एम ऑप्टिमिस्ट, मुझे कोई मायूसी नहीं है। हम सब मिल के चलेंगे और अपना अपना हिस्सा डालेंगे तो इंशाअल्लाह वी विल फाइंड द पाथ टू गो फॉरवर्ड। जज़ाकल्लाह सर, आपने टाइम निकाला, एक अहम टॉपिक पे बात की। मैं यहाँ एक खुशखबरी भी सुना दूं सामीन को कि सर ने डीकॉलोनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इसके ऊपर ये रिसर्च भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह एक सीरीज अब हम वेबिनार शुरू करने लगे हैं। सर की मसरूफियत में जब भी टाइम मिला तो वो आपसे शेयर करते रहेंगे और इंशाल्लाह वो हमारे लिए काफी रास्ते मुतय्यन करेगा। ये एक वेव चल चुकी है कि इस कॉलोनियल माइंड से निकला जाए। ये एक नई हर टाइम का वक्त होता है ना, जब मुल्क कौमें जागना शुरू होती हैं गुलामी से, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कॉल चल पड़ी है, वो उम्मीदें उठ पड़ी हैं, लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो सर ने प्रॉमिस किया है कि इंशाल्लाह एक सीरीज ऑफ वेबिनार करेंगे, तो इंशाल्लाह वी विल रिमेन इन टच। इस टॉपिक के ऊपर इंशाल्लाह हम मुख्तलिफ लोगों को ले रहे हैं, स्कूल्स के, कॉलेजेस के, और मेरा ख्याल है कि सर अमानुल्लाह से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपसे सर इसी टॉपिक के ऊपर मजीद भी कुछ, मेरा ख्याल है, डिस्कशन की जरूरत है ताकि आप हमारी रहनुमाई कर सकें। आप अपनी तरफ से भी और पार्टिसिपेंट्स के भी अगर कुछ सवालात हों तो वो मुझे भेजिए और उन सवालात की रोशनी में हम जब भी आप मुझे कहेंगे प्रोफेसर का काम क्या, यू जस्ट गिव मी अ कॉल एंड आई एम देयर। मैं अपना एक्सपीरियंस जो है अल्हम्दुलिल्लाह 46 इयर्स ऑफ एकेडमिक लर्निंग, तो उस लर्निंग में जो कुछ सीखा है मैं बिल्कुल मैं फर्ज समझता हूं कि मैं उसे शेयर करूं अपने नेक्स्ट जनरेशन के साथ। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया सामीन का भी और स्पेशली सर अमानुल्लाह का। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और मुसलमान और ख़ासतौर पर मोमिन की जो निशानी वो है उम्मीद। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है और हम सब ने अपने अपने सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम का जवाब तैयार करना है। तो अल्लाह इस सफर में हमें कबूल कर ले। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम।